Okay friends, so I am starting a new kind of videos. Here I will discuss the question papers, and definitely I won't show you the questions, actual questions, but I have taken notes by solving those question papers. So I will discuss on the topics of that topics of the from where the question came, and the relevant informations I have noted on my notebook, right? So I am starting with WB set questions papers. I am starting with WB set questions papers, and it is I think 2023 का पेपर था, 2023 का पेपर था। ओके, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हर एक क्वेश्चन तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि जो आसान सा क्वेश्चन होते हैं वो मैं ड्रॉप कर दिया है और उसको मैंने नोट नहीं किया है, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ से चला जाएगा जो मेरे को कंफ्यूज था, जो मेरे को नहीं आया उसके बारे में मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है और उसी को मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला जो है वो है ओवरटर्न्ड फोल्ड। पहला है ओवरटर्न्ड फोल्ड। ओके, सो व्हाट इज ओवरटर्न्ड फोल्ड? आपको फोल्ड टाइप्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको आंसर करने के लिए, है। तो ओवरटर्न फोल्ड वो फोल्ड है कि जहाँ बोथ लिम्स डीप इन सेम डायरेक्शन। तो इसका अगर मैं पिक्चर आपको दिखाऊं तो चलिए देख लेते एक बार पिक्चर। तो देखो, एज पर द डेफिनेशन ये बोला गया है क्या, बोथ लिम्स डीप इन द सेम डायरेक्शन। तो हम इस पिक्चर का अगर देखें, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पिक्चर है ये। तो देखो, पहले तो एक्सिस को हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्सिस क्या है। तो एक्सिस का अगर हमने देखा तो देखो यहाँ पर आ जाओ ओवर फोल्ड के ऊपर, ये ओवर फोल्ड यानी ओवरटर्न फोल्ड। तो यहाँ पर देखो ये एक्सिस है और बोला क्या, बोथ ऑफ द लिम्स डीप इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये एक लिम्ब हो गया, ये एक लिम्ब हो गया। अब ये कौन सी डायरेक्शन में डीप कर रहा है, तो इसका डीप डायरेक्शन क्या है, तो अब आपको जानना है कि व्हाट इज डीप। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस पार्ट में बस इतना ही मैं बता के छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को या फिर इस टॉपिक को। ठीक है, तो ओवरटर्न फोल्ड इज द दैट फोल्ड वेयर बोथ लिम्स डीप इन द सेम डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एक कुछ आइलैंड्स का नाम दिया हुआ था, नॉट एग्जैक्टली, हाँ, और वहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी जो है एक हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है, तो चार आइलैंड का नाम था। एक था आपका कोकोस आइलैंड, दूसरा था आपका ईस्टर आइलैंड, तीसरा था ट्रिस्टान डी कुन्हा आइलैंड, एंड देन रीयूनियन आइलैंड। तो इनमें से कोकोस आइलैंड जो है, कोकोस आइलैंड दो जगह में आपको मिल जाएगा। कोकोस आइलैंड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोकोस आइलैंड आपको टू प्लेस में मिल जाएगा। कोकोस आइलैंड एक आपका यूएसए में, एक आपका मिलेगा यूएसए में, और आपका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो यूएसए में जो मिलेगा ये आपका वॉल्केनिक आइलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो आपका कोरल आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया का आपका कोरल आइलैंड है। तो याद रखिएगा, कोकोस आइलैंड जो है ये एक हॉटस्पॉट नहीं है, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है इन यूएसए, एंड कोरल रीफ है या फिर कोरल आइलैंड है इन द ऑस्ट्रेलिया, राइट। एंड अदर आइलैंड की बात करें जैसे कि ईस्टर आइलैंड, ट्रिस्टन डी कुन्हा आइलैंड एंड रीयूनियन आइलैंड, ऑल आर दी हॉटस्पॉट। तो ये भी याद रखिएगा, रीयूनियन आइलैंड, इसका आप लोकेशन देख सकते हो पढ़ते पढ़ते। तो आई थिंक आपको 2 डिवाइस की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो और उसके साथ भी रिसर्च करना है तो साथ साथ, तो 2 डिवाइस की ज़रूरत है डेफिनेटली। तो रीयूनियन आइलैंड क्या है, एक हॉटस्पॉट है, दूसरा है ईस्टर आइलैंड, नॉट ईस्टर्न बट ईस्टर आइलैंड, EASTER, ईस्टर आइलैंड, ये भी एक क्या है, सॉरी, ईस्टर आइलैंड ये भी एक आपका नॉट इट अ हॉटस्पॉट। तो इन दोनों हॉटस्पॉट है, और एक था ट्रिस्टन डी कुन्हा आइलैंड। तो ये 3 था आपका हॉटस्पॉट था। तो इसके बारे में आप जानिएगा। अब हॉटस्पॉट क्या है ये आपको जानना होगा, तो वो आप सर्च करो। तो ऐसे PYQs देख करके आपको क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई चीज़ पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में,
और जो चीज़ पूछा जाएगा उसके ऊपर आपका पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि वीडियो को देखते रहिए और धीरे धीरे हमारा जो डिस्कशन आगे बढ़ते जाएगा तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा। और एक जो था यहाँ पर वो विल्सन साइकिल के बारे में था, विल्सन साइकिल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फेनोमेना है एक्चुअली ये, हाँ, जहाँ पर क्या होती है कि रिलेटेड टू दी, ये जो साइकिल है ये क्या किसके साथ रिलेटेड है, ये ओशियन बेसिन्स के वाइडन होने के साथ, या फिर वो अकॉर्डिंग एज पर टाइम फिर से वो क्लोज हो जाने के टाइम, मतलब यहाँ पर एक ओशियन था तो ये कैसे बना और फिर से यहाँ इस ओशियन को कैसे ये ओशियन जो है मिट गया, तो इसके बारे में ये विल्सन साइकिल बात करता है। तो डेफिनेटली सो देयर आर 6 स्टेजेस आइडेंटिफाइड इन दिस विल्सन साइकिल, ठीक है। तो विल्सन साइकिल की 6 स्टेजेस क्या क्या है। पहला स्टेज है एम्ब्रायोनिक स्टेज। यहाँ पर क्या होती है कि क्रास्ट फ्रैक्चर्स फॉर्मिंग रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली का हमने सभी लोग सुना है। तो यहाँ पर देखो एक क्रास्ट है, यहाँ पर रिफ्ट वैली फॉर्म होगा, तो पहले एक फटल जो है क्रैक फॉर्म होगा, तो वहाँ से रिफ्ट वैली बन जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और इसको एम्ब्रायोनिक स्टेज बोला जाता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज बोला जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेज ये है कि जुवेनाइल स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या हुआ, एक क्रैक फॉर्म हुआ, क्रास्ट फ्रैक्चर्स एंड फॉर्मिंग रिफ्ट वैली बन गया। जुवेनाइल स्टेज में क्या होती है कि रिफ्ट वैली बिकम नैरो सैलाइन गाल्व्स कनेक्ट टू द ओशन। तो रिफ्ट वैली क्या होती है कि ओशन के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये एक सैलाइन जो है आपका गाल्प बन जाता है, ठीक है। ये होता है आपका दूसरा स्टेज विल्सन साइकिल का। तो पहला स्टेज में एम्ब्रायोनिक स्टेज में क्या हुआ, क्रास्ट में फ्रैक्चर हुआ, रिफ्ट वैली बन गए। दूसरे स्टेज में जुवेनाइल स्टेज में आपका उस रिफ्ट वैली एक सैलाइन गल्फ में कन्वर्ट हो गया, ठीक, गल्फ में कन्वर्ट हो गया। अब तीसरा स्टेज क्या है, तीसरा स्टेज आपका मैच्योर स्टेज है। तीसरा स्टेज आपका मैच्योर स्टेज है। तीसरा स्टेज आपका मैच्योर स्टेज है। तो इस मैच्योर स्टेज में क्या होती है कि रिफ्ट वैली वाइडन, तो जो रिफ्ट वैली था इतना सा था, मान लो तो यहाँ से बड़ा हो जाता है, रिफ्ट वैली बढ़ जाता है, ठीक है, वाइडेंस हो जाता है। तो हमने 3 स्टेज के बारे में पढ़ा, एक हो गया एम्ब्रायोनिक, दूसरा हो गया जुवेनाइल, तीसरा हो गया मैच्योर। आई होप आपको याद रहेगा, सीक्वेंस वाइज ही आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो था वो अरेंज करने वाला ही था। अब ये स्टेजेस को तो नहीं दिया गया था, बट वो जो स्टेजेस का जो डिस्क्रिप्शन था वो दिया गया था, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज में क्या हो रहा है। एम्ब्रायोनिक स्टेज में जस्ट एक क्रैक डेवलप हुआ, वहाँ से रिफ्ट वैली बन गए। दूसरे स्टेज में वो एक सॉल्ट ओशन, मतलब सॉल्टी गल्फ बन गए ओशन के साथ कनेक्ट होकर, वो जो रिफ्ट वैली था। तीसरा स्टेज में मैच्योरिटी आ गया, या फिर ये रिफ्ट वैली जो है ये वाइडन हो गया। अब देखो मैच्योर आने के बाद क्या होती है कि डिक्लाइन होती है ना। तो मैच्योरिटी जब आएगा तो फोर्थ स्टेज में होता है डिक्लाइन स्टेज। फोर्थ स्टेज था डिक्लाइन वाला स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा, फिर से वही बुझने की प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मान लो एक ओशन था ये अब ये क्या होगा कि ये कॉन्टिनेंट के बीच पे यहाँ पर सबडक्ट करने लगेगा, क्योंकि ओशनिक प्लेट सबडक्ट्स अंडर दी कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो हमारा फोर्थ स्टेज यानी डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि ओशनिक प्लेट सबडक्ट्स और सबडक्शन बिगिंस। ओके, नंबर 5 में है आपका टर्मिनल स्टेज। डिक्लाइन देन आता है टर्मिनल स्टेज, अब खत्म होने वाला है चीज़ें। तो टर्मिनल स्टेज में क्या होती है कि ओशन बेसिन क्लोजेस थ्रू सबडक्शन नैरोइंग ऑफ सी, मतलब ये जो ओशन बेसिन फॉर्म हो गया था पहले एक फ्रैक्चर के थ्रू, फिर वो एक गल्फ बन गए और वो फिर एक ओशन बन गया, ठीक है। मैच्योर स्टेज में ओशन बन गया, रिफ्ट वैली वाइडेंस मतलब ओशन बन गया, या फिर जो भी है मान लो एक बड़ा सा सी बन गया, फिर ठीक है ओपन हो गया। विल्सन साइकिल इसको बोला जाता है जब ये मिड ओशन रीच के कारण जब हमारा ओशन बेसिन वाइडन हो रहा है या फिर बुझ जा रहा है उसको। तो टर्मिनल स्टेज में क्या होती है कि ये जो ओशन जो सबडक्शन स्टार्ट हुआ था और ओशन बेसिन का जो नैरो होना स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे नैरो हो जाता है, मतलब ये ओशन बेसिन बहुत ही नैरो हो जाता है। तो ये सारे कंटिनेंट के अंदर
घुस जाते हैं और ये एक नैरो सा मान लो फिर जैसे क्रैक बने थे वैसे ही ये रह जाता है, तो इसको बोला जाता है टर्मिनल स्टेज में ये सारी चीज़ें होता है। अब जो लास्ट स्टेज होता है वो है सिक्स स्टेज, हमने पढ़ा था सिक्स स्टेज। लास्ट स्टेज को बोला जाता है सुचुरिंग, सुचुरिंग SUTURING, लास्ट स्टेज को बोला जाता है सुचुरिंग। यहाँ पर क्या होता है कि इस साइड का कॉन्टिनेंटल प्लेट और इस साइड का कॉन्टिनेंटल प्लेट फिर से टकराता है, कॉलिजन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड सी इज वैनिश्ड। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं कि ओशन ही बनेगा पर सी भी बन सकते हैं, तो उसको भी हम विल्सन साइकिल के थ्रू डिस्क्राइब कर सकता है। तो विल्सन साइकिल का हमारा 6 स्टेजेस है। पहला है क्या, जुवेनाइल स्टेज, जहाँ पर एक क्रैक बन रहा है वहाँ से रिफ्ट वैली बन रहा है। दूसरा स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज है जुवेनाइल स्टेज, यहाँ पर रिफ्ट वैली जो है वो एक सॉल्टी गाल्प में कन्वर्ट हो रहा है और वहाँ से हमारा बन रहा है एक मतलब वो बिकम नैरो सैलाइन गाल्प एंड कनेक्ट टू दी ओशन। मतलब ये क्रैक जो है जो रिफ्ट वैली बने वो ओशन के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो एक सॉल्टी गाल्प में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा स्टेज है आपका मैच्योर स्टेज, यानी वो गाल्प धीरे धीरे एक सी में कन्वर्ट हो जाता है या फिर रिफ्ट वैली जो है वाइडन हो जाता है। फोर्थ स्टेज है आपका डिक्लाइनिंग वाला स्टेज, यहाँ पर क्या होती है वही फिर से ओशन या सी का जो है बंद होना स्टार्ट होता है और या फिर हम बोल सकते हैं कि सबडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो सबडक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ओशन बेसिन धीरे धीरे फिर से शॉर्ट होने लगेगा। और फिफ्थ पॉइंट आता है आपका टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल स्टेज यहाँ पर क्या होता है, ओशन बेसिन सीजेज और क्लोजेज थ्रू सबडक्शन एंड द सी बिकम्स वेरी नैरो एंड लास्ट स्टेज इज सुचुरिंग, यहाँ पर फिर से कॉन्टिनेंट मिल जाता है और ओशन जो है वो गायब हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा विल्सन साइकिल के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है एक टॉपिक था साइनोसिटी। ठीक है, SINUOSITY, साइनोसिटी। तो ये साइनोसिटी क्या है, देखो साइनोसिटी बोलता है कि इफ द वैली बिकम्स स्टीपर द साइनोसिटी इज इंक्रीजिंग। मतलब साइनोसिटी में क्या होता है कि मान लो एक वैली है या फिर जो रिवर में होता है, तो एक रिवर यहाँ पर जा रहा था, तो अगर इसका वैली जो है स्टीपर है तो उसका साइनोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका साइनोसिटी की डिग्री के बारे में कुछ था, तो देखते क्या लिखा है मैंने। आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन थ्रेशोल्ड एंड एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्लोप विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ साइनोसिटी। तो जितना बोल रहा है कि जितना स्लोप बढ़ेगा साइनोसिटी उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिवर का साइनोसिटी उतना इंक्रीज होगा। अब ये साइनोसिटी क्या है ये आपको जानना है। ठीक, तो बट एक पॉइंट तक ही ये साइनोसिटी जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन थ्रेशोल्ड एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्लोप विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ साइनोसिटी। तो ज़्यादा बढ़ गया तो साइनोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो साइनोसिटी मतलब क्या है, रिवर का जो बेंडिंग होती है, मेंडरिंग होती है, वो वाला पोर्शन को हम साइनोसिटी बोलते हैं ना। मतलब एट व्हाट एक्सटेंट द रिवर इज नॉट स्ट्रेट और स्ट्रेट, दैट इज साइनोसिटी ना। ओके, सो अगर स्लोप बढ़ी तो साइनोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट इंक्रीज होगा साइनोसिटी। स्लोप बिकम्स ठीक है, तो साइनोसिटी इज इंक्रीजिंग बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन थ्रेशोल्ड एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्लोप विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ साइनोसिटी. Sinusity increases only to a critical dip at a given discharge. If the slope increases above this threshold, the river sinusity decreases. ठीक है, तो यहाँ पर साइनोसिटी क्या है वो देख लेना चाहिए एक बार। चलो देख, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि साइनोसिटी इज द क्वालिटी और शेप ऑफ मूविंग इन ए ट्विस्टिंग, कार्विंग और इनडायरेक्ट वे. इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रीम लेंथ टू वैली लेंथ. तो साइनोसिटी क्या है ना, स्ट्रीम लेंथ और वैली लेंथ का रेशियो है। अब फिर से दो टर्म आ गया तो उसको हम छोड़ते हैं अभी के लिए। यहाँ पर देखो साइनोसिटी इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ मेंडरिंग विद इन रिवर. तो कितने मेंडरिंग है, तो फिर जब स्लोप बढ़ेगा तब तो साइनोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए, है ना. ठीक है, बट यहाँ पर बोल रहा है कि द स्लोप इंक्रीजेज अबव दिस थ्रेशोल्ड देन रिवर साइनोसिटी डिक्रीजेज. बट थोड़ा भी स्लोप बढ़ गया तब तो साइनोसिटी इंक्रीज ही होना चाहिए ना. सो देखते हैं, थोड़ा टाइटली मेंडरिंग रिवर्स ट्रैवल मच फर्दर ओवर ए गिवन लेंथ ऑफ वैली एंड सो दे हैव हाई साइनोसिटी. टाइटली मेंडरिंग रिवर्स ट्रैवल मच फर्दर ओवर ए गिवन लेंथ ऑफ वैली एंड सो दे हैव हाई साइनोसिटी.
The degrees of sinusite are straight, low sinusite and sinuous. The types of sinusite are regular, irregular and tortuous. Okay. So sinusite is calculated by dividing the length of the stream channel by the straight line distance between the endpoints of the selected channel reach. A perfectly straight channel would have a sinusity equal to 1. The more meandering the channel, the higher the number. तो ये एक फॉर्मूला बोल सकते हो कि साइनोसिटी का फॉर्मूला क्या है ना, हाँ, द मोर मेंडरिंग द चैनल इज द हायर वुड बी द साइनोसिटी नंबर, और साइनोसिटी इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम चैनल बाय स्ट्रेट लाइन, मतलब हमने एंड टू एंड एक डायरेक्ट लाइन लिया और उसका जो रेशियो बनेगा किसके साथ, एक वो जो एक्चुअल चैनल लेंथ होगा, वैली लेंथ होगा, जो मेंडरिंग बाट, मतलब हम कार्व को भी, मतलब जैसे जैसे रिवर गया है वैसे वैसे कार्व करते हम काउंट करें। जैसे कि मान लो ये जो हम ये मान लो एक रिवर ऐसे गया है तो ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे 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 करके ये पूरा जो है नाप रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे क्या, चैनल वैली लेंथ बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया तो ये हो गया आपका शायद चैनल लेंथ। ठीक है, तो इसका ही जो रेशियो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोसिटी इंडेक्स बोलेगा। ऐसे ही बता रहा है यहाँ पर, बट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था इसके बारे में, तो एक्चुअल मेरे को मिला नहीं था तब, इतना याद है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट रखिएगा, और ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड क्वेश्चंस आना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, तो आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप ऑप्शन सही करके आओगे, क्योंकि एट द एंड आपको सही ऑप्शन टिक करने का ही ये जो गेम है, पूरा गेम है। ठीक है, हम तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चैनल स्लोप के बारे में। ठीक है, तो चैनल स्लोप ये क्या है, चैनल स्लोप इंक्रीजेज डाउन स्ट्रीम ऑफ एन अपलिफ्टिंग एंटीक्लाइनल एक्सिस। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी जो है WB सेट क्वेश्चंस में आया है, और हमने वो चीज़ें देखा, मैंने जब सॉल्व कर रहा था कि यार काफ़ी चीज़ें नया है, मतलब कभी नहीं पढ़े इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पर इंक्लूड है। डेफिनेटली ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है तो आपको जानने को फ़ायदा ही होगा, तो मैं तो बोलूँगा कि डेफिनेटली इग्नोर मत कीजिएगा। अब देखो चैनल स्लोप जो है ये क्या है ना, इंक्रीजेज डाउन स्ट्रीम। चैनल स्लोप क्या होती है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज चैनल, तो स्लोप ये यही ना है कि हम जो ये डिग्री ऑफ क्या इसको स्लोप को अगर डिफाइन करें तो क्या बोलोगे, कमेंट करके बता सकते हो, अब अगर याद है तो बताओ, है ना, बाकी तो गूगल में सारी चीज़ें हैं। तो चैनल स्लोप इंक्रीजेज डाउन स्ट्रीम ऑफ एन अपलिफ्टिंग एंटीक्लाइनल एक्सिस, मतलब एक एंटीक्लाइनल एक्सिस अगर है तो सिनक्लाइन मतलब ये सिनक्लाइन है, और एंटीक्लाइन मतलब ये अनइक्वल है, यही तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन है ना। अब इंक्रीजेज डाउन स्ट्रीम ऑफ एन अपलिफ्टिंग एंटीक्लाइनल एक्सिस, एक एंटीक्लाइनल की एक्सिस के जो डाउन स्ट्रीम होगा, मतलब कोई रिवर रहेगा, तो अगर वो एंटीक्लाइनल एक्सिस अपलिफ्ट करेगा तो चैनल स्लोप इंक्रीज होगा। तो ये कुछ समझ में आया। तो मान लो ये आपका एक्सिस है, ये अगर अपलिफ्ट कर रहा है तो एक रिवर था, उसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ये अपलिफ्ट कर रहा है। तो आई थिंक यही बेसिक यहाँ पर जो है लॉजिक है कि चैनल स्लोप इंक्रीजेज डाउन स्ट्रीम ऑफ एन अपलिफ्टिंग एंटीक्लाइनल एक्सिस। अब एंटीक्लाइन तो आपको पता है क्या होती है, ओल्डेस्ट रॉक्स आर एट द सेंटर, मतलब एक एंटी साइक्लोन का जो ओल्डेस्ट रॉक होगा वो सेंटर में रहेगा, और यंगेस्ट आर ड्रेप्ड ओवर देम, और इस दो साइड में आपका क्या होगा, यंगेस्ट रॉक होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि एंटी साइक्लोन की या फिर जो भी है फोल्ड का एक्चुअली आई थिंक या फिर एंटी साइक्लोन की यहाँ पर बोला जा रहा है, तो यही याद रखो कि एंटी साइक्लोन में क्या होती है कि जो ओल्डेस्ट रॉक होगा वो सेंटर में होगा ओल्डेस्ट रॉक, और जो यंगर रॉक्स होगा वो ड्रेप्ड ओवर, मतलब इस साइड में ये जुड़ा हो रहा है ना, ड्रेप्ड द सारी ऐसे करके कुछ टर्म होता है, तो वही मतलब इसको पूरा ऐसे करके रहेगा यंगर रॉक्स। तो ये भी एक एंटीक्लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये था कि एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा मेरे को बहुत कुछ ढूंढने के बाद, क्योंकि ये मिला, फिर मेरे को जो है आपको मैं बताऊंगा। मतलब ये टर्म जो है एक्चुअली साइंस के साथ रिलेटेड था, तो वही सारे रिजल्ट आ रहा था, पहले समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन, मैंने सीरियल नंबर गलत भूल गए,
तो छोड़ते उसको, बस टॉपिक को समझते जाइए। और जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन लगे आप कमेंट में पूछो ताकि डिस्कशन हो सके सबके साथ, या फिर जस्ट गो एंड गूगल इट। ओके, एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन। एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन, तो ये क्या होता है कि रिलेटेड टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दिस इज रिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नाउ क्या होते हैं, द ओल्ड स्टेज, एट द ओल्ड स्टेज ऑफ डेविस साइकिल होल लैंडस्केप इज डोमिनेटेड बाय कॉन्केव स्लोप। तो याद रखिएगा, डेविस का जो साइकिल है वो ओल्ड स्टेज में कॉन्केव स्लोप के द्वारा क्या होती है, डोमिनेट करता है वो ओल्ड स्टेज, एंड मिनिमम अवेलेबल एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्केव स्लोप होगा, मिनिमम अवेलेबल एनर्जी होगा, तो एंट्रोपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एट द ओल्ड स्टेज ऑफ डेविस साइकिल होल लैंडस्केप इज डोमिनेटेड बाय कॉन्केव स्लोप, मिनिमम अवेलेबल एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी। तो ये फॉर्मूला टाइप का है कि याद रखिएगा कि एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन है लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एंड ड्यूरिंग द ओल्ड स्टेज ऑफ डेविस साइकिल द होल लैंडस्केप इज डोमिनेटेड बाय कॉन्केव स्लोप, मिनिमम अवेलेबल एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी। ठीक है, कॉन्केव स्लोप, मिनिमम अवेलेबल एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी। नाउ एंट्रोपी मीन्स क्या होते हैं, तो बताया गया कि मैक्सिमम डिसऑर्डर ऑफ रिलीफ एज द होल एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीचरलेस पेनिप्लेन। ठीक है, तो एंट्रोपी का मतलब ये बताया गया है कि ये मैक्सिमम डिसऑर्डर ऑफ रिलीफ है एज द होल एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीचरलेस प्लेन। एंट्रोपी इज मैक्सिमाइज्ड ऑन द पेनी प्लेन। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंट्रोपी कहाँ होगा, पेनी प्लेन में होगा, पेनी प्लेन में होगा। तो आप एक काम करोगे कि जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप जाकर WB सेट का जो है क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब देख पाओगे कि आप कितना रिटेन कर पा रहा हो या फिर आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ईजी लगने लगेगा, आई होप। ठीक है, तो इसके साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोट किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एंट्रोपी में entropy is a measure of the amount of disorders or randomness in a system. The higher the entropy, the greater the disorder. तो हमने पहले ही पढ़ा एंट्रोपी का डेफिनेशन की, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनइवन मैक्सिमम डिसऑर्डर ऑफ रिलीफ। एंट्रोपी मीन्स मैक्सिमम डिसऑर्डर ऑफ रिलीफ, मतलब अगर डिसऑर्डर ज़्यादा होगा रिलीफ का तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा। और या फिर बोल सकते हैं कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन ए सिस्टम। The higher the entropy, the greater the disorder. When a system reaches equilibrium, it means that it has reached a state of maximum entropy. तो हम पेनी प्लेन में क्या होती है, आप देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली जियोग्राफी के साथ लिंक किया था, तो मेरे को वहाँ से चीज़ें समझ में आया, बाकी पहले समझ में ही नहीं आ रहा था। तो when a system reaches equilibrium, it means that it has reached it a state of maximum entropy. तो पेनी प्लेन की बात कर रहे हैं हम, तो पेनी प्लेन जब फॉर्म होता है कोई एरिया में तो वहाँ पर क्या होता है, और कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर लगभग सीज हो जाता है ना। यहाँ पर बेस लेवल आ जाता है, बेस लेवल ऑफ इरोशन आ जाता है, तो सिस्टम जो है स्टेबल हो जाता है थोड़ा सा। तो ये जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है तभी क्या होती है, एंट्रोपी का मैक्सिमाइजेशन होता है। एंट्रोपी मतलब हमने क्या जाना कि एंट्रोपी इज द measurement of the amount of disorder or randomness. The entropy of an isolated system at equilibrium is equal to 0, so there is no change in entropy. This is considered maximum entropy. ठीक है, तो maximum entropy का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो आई होप इस टॉपिक पे आप ज़रूर फर्दर आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, एक नया टॉपिक आपको मिले होंगे शायद। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये था आपका कि एक्ज्यूम्ड सरफेसेस। ठीक है, एक्ज्यूम्ड सरफेसेस नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, आई थिंक ये 8 होगा, क्योंकि मेरा जो नोटबुक है वहाँ पर 8 ही लिखा है, तो ये मान लेते हैं 8 नंबर का टॉपिक या फिर कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका एक्ज्यूम्ड
सरफेस। ओके, ना ये क्या होता है कि एक्ज्यूम सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फेजेस ऑफ इरोशन एंड एक्ज्यूम सरफेस इज अ रॉक दैट वाज प्रीवियसली बारिड एंड इज नाउ अप्रोचिंग द अर्थ सरफेस। मतलब एक दो फेज के ऊपर जब होता है, दो फेज में कोई अगर सरफेस जो है बनता है, तो मान लेते हैं ये जो है कभी इरोशन हुआ था, फिर से इसके ऊपर इरोशन के बाद ये डिपोजिशन हो गया। ठीक है, डिपोजिशन हो गया। अब फिर से जब इरोशन हो रहा है, सॉरी, तो फिर से जब इरोशन होगा तो ये क्या होगा, डिपोजिटेड मटेरियल यहाँ से चला जाएगा, डिपोजिटेड मटेरियल यहाँ से चला जाएगा और फिर से ये सरफेस बाहर आने लगेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, जब ये बाहर आ जाएगा सेकेंड टाइम, तब उसको हम बोलेंगे एक्ज्यूम्ड सरफेस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, अब 3 बेसिक मैकेनिज्म फॉर एक्ज्यूमिंग। अब 3 इसका प्रोसेस होता है। एक होता है नॉर्मल फॉल्टिंग, दूसरा होता है इरोशन एंड देन होता है डक्टाइल थिनिंग। देखो नॉर्मल फॉल्टिंग तो आपको पता है कि यार फॉल्ट बन गया तो मान लो जो है फॉल्ट के कारण वो डिस्प्लेस्ड हो गया, जो लेयर था उसके कारण नीचे का जो सरफेस होगा वो आ सकता है ऊपर, तो उसको हम एक्ज्यूम्ड सरफेस बोल सकते हैं। या फिर जस्ट दिखा जा रहा है कि यार ये सरफेस जो है पहले बना था, ये इसके बाद में इसके ऊपर ओवरलेड हो गया, तो इसको हम एक्ज्यूम्ड सरफेस बोलेगा। तो नॉर्मल फॉल्टिंग तो आपको ये तो समझ में आ रहा है। नॉर्मल फॉल्टिंग में क्या होता है कि द डाउन थ्रोन ब्लॉक, ये जो है ये डाउन थ्रोन ब्लॉक चला जाता है ऐसे और ये थोड़ा ऊपर आ जाता है एक, तो इसको हम नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं, है ना। और तो नॉर्मल फॉल्ट के कारण ये हो सकते, तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो इस साइड को हम तो दिख पाएंगे ना, तो इसी को हम एक्ज्यूम्ड सरफेस बोलेंगे। और जो है इरोशन, तो इरोशन तो मैंने पहले ही आपको समझा है। और तीसरा है डक्टाइल थिनिंग। तो इसका समझ लेते हैं, डक्टाइल थिनिंग क्या टर्म है, डक्टाइल थिनिंग, डक्टाइल थिनिंग। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है देखो, ऑकर्स व्हेन एनफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए मटेरियल दैट द चेंजेस इन इट्स शेप आर परमानेंट। तो डक्टाइल थिनिंग मतलब ये है कि वो पीस देना टाइप का, मतलब ये एक लेयर था तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर दिया गया और स्ट्रेस दिया गया, ठीक है, एंड इसके स्ट्रेस के कारण क्या होगा, इसका जो शेप है वो चेंज हो गया, तो वहाँ से भी हम जो है एक्ज्यूम सरफेस को मिल सकता है। तो इसको डक्टाइल थिनिंग बोला जा रहा है ना। ऑकर्स व्हेन इनफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए मटेरियल दैट द चेंजेस इन इट्स शेप इज परमानेंट। तो शेप जो है परमानेंटली स्ट्रेस, मतलब ऐसे प्रेस किया गया या फिर स्ट्रेस दिया गया कि वो फिर से वापस नहीं आ पाया उसका पहले कंडीशन में, तो उसको हम बोलेंगे डक्टाइल थिनिंग। बाय द वे ये आप याद रखिएगा कि एक्ज्यूम सरफेस का 3 प्रोसेस है। एक हो गया आपका पहले क्या पढ़ा हमने, पहले पढ़ा ये वाला नॉर्मल फॉल्टिंग, दूसरा पढ़ा हमने इरोशन एंड तीसरा पढ़ा हमने डक्टाइल थिनिंग। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट था क्लाउड बर्स्ट। तो ये तो आपको पता है क्लाउड बर्स्ट की कब होते हैं, मानसून के टाइम होते हैं, बट देयर इज ए डेफिनेशन गिवन बाय IMD। तो डेफिनेशन है गिवन बाय IMD है, तो हम आपको एग्जैक्ट जानना है ना। तो वही पूछा गया था। तो डिफाइंड बाय IMD एज रेनफॉल ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर आवर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 सेमी पर आवर, यानी अगर इस रेट में अगर रेनफॉल हुआ तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम अगर डिवाइड करें तो 5 सेंटीमीटर, मतलब हाफ आवर करें तो 5 सेंटीमीटर इन हाफ एन आवर, ये भी लिखा हो सकता है। तो इसलिए आपको दोनों का ध्यान रखना है, वरना एग्जाम के टाइम जल्दबाजी में आप गलत करके आ सकते हो कि यार मैंने तो पढ़ा था 10 सेंटीमीटर पर आवर, यहाँ पर तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो मतलब नॉन ऑफ द अबव इज द आंसर। बट नो, इट कैन बी रिटन कि 5 सेंटीमीटर इन हाफ आवर पीरियड, 5 सेंटीमीटर रेनफॉल इन हाफ आवर पीरियड, ऐसे बोला जाएगा, हाफ आवर पीरियड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। ऐसे तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब एक अचानक से बहुत सारे बारिश आ जाता है ना, तो वो क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। बट IMD ने बोला है कि अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा या फिर इक्वल बारिश हो जाए 1 घंटे में, ठीक है, या फिर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल पर 30 मिनट्स, ओके, हाफ आवर पीरियड,
तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोला जाएगा। ओके, तो मैंने एक मानसून के रिगार्डिंग एक FAQ का PDF मिला था, वो आप पढ़ सकते हो। मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है मानसून के रिगार्डिंग था, सॉरी मानसून के रिगार्डिंग था, तो वो आप पढ़ सकते हो। मानसून के जो PDF है मिल जाएगा आपको, IMD का प्रिपेयर किया गया। तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ था। मतलब FAQ जो होता है ना, FAQ वो वहाँ पर दिया गया था। तो मैंने जस्ट 2-3 ही पढ़े हैं, यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ, बाकी PDF बहुत लंबा था। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल इज 880.6 मिलीमीटर। मतलब ये जो कितना रेनफॉल होता है एक्चुअल मानसून पीरियड में, तो याद रखिएगा 880.6 मिलीमीटर ऑन एन एवरेज, है ना, 6 मिलीमीटर। यहाँ पर लॉन्ग पीरियड एवरेज है, मतलब ये देखा गया है कि लगभग तो ये जो एवरेज डाटा है 1961 से 2010 तक का डाटा था, ठीक है। उसके एवरेज निकाला गया तो देखा गया कि हमारा मानसून पीरियड में ऑन एन एवरेज इतना बारिश हुआ है, 880.6 मिलीमीटर। नाउ मानसून सीज़न के बारे में हम अगर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या है, मानसून सीज़न है हमारा जून टू सितंबर वाला जो मंथ होता है, यहाँ पर मानसून होता है। क्योंकि लगभग 1 जून में जो है केरला में मानसून स्टार्ट हो जाता है ना। तो हाँ, तो वो सही जून से सितंबर आपका देखने पर एक बार मानसून ऑनसेट एग्जैक्ट डेट होता है, तो कब होता है, आई थिंक कन्फ्यूज होगा मैंने, फास्ट होगा या फिर 15 जून होगा, तो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जून टू सितंबर जो है, इसको हम मानसून मंथ बोलते हैं। अब मानसून डिप्रेशन जनरली डू नॉट इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो ये मानसून डिप्रेशन जो है वो साइक्लोन में कन्वर्ट नहीं होते, तो उसको मानसून डिप्रेशन ही बोला जाता है। अदर डिप्रेशन फॉर्मिंग इन प्री और पोस्ट मानसून इंटेंसिफाइज इन ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो मानसून के टाइम देखोगे जो बोला जा रहा है कि मानसून के टाइम साइक्लोन नहीं होते, ठीक है, बट उसके आगे और बाद में साइक्लोन फॉर्म होता है। तो मानसून के आगे एंड बाद में साइक्लोन फॉर्म होता है। मानसून के टाइम जो भी डिप्रेशन डेवलप करता है वो जनरली साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ओके, तो मानसून का हम यहीं तक रखते हैं और आगे क्या देखते हैं एक बार। तो हमने लगभग 10 टॉपिक की बात किया है यहाँ पर। तो 10 टॉपिक में आई होप आपको कुछ चीज़ें जानने को मिले होंगे। और ये जो वीडियोस है बनाने का मकसद यही है कि देखो हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी वेरी लेस डिस्क्रिप्टिव और इक्वल से वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड। बट जब क्वेश्चंस आएगा ना तो इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, मतलब वो बहुत फैला हुआ रहेगा। और हम जब पढ़ते हैं बुक को, तो एक बार बुक को पढ़ लिया तो दूसरी बात रिवाइज देने में बहुत सारी दिक्कत होता है। मतलब ये रिवीजन देना तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बट हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना नहीं है, तो फिर उस टाइप का रिवीजन में काम नहीं आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक्टिव रिकॉलिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको एक की टर्म सुनने से ही आपको बस याद आ जाना चाहिए कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो इस PYQs के थ्रू हम वो चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि आप एक एक टॉपिक को जानिए कि हाँ जियोग्राफी में ये टर्मिनोलॉजी था मैंने सुना था, ठीक है। तो वो अगर आपका अंदर डेवलप हो गया एप्टीट्यूड, तो आप बता पाओगे, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने एक पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को, तो मैंने बता रहा था कि यार our subject is like our subject is just about words and meaning, so if you know the meaning you know everything। मतलब ऐसे करके कुछ बता रहा था, तो बहुत हंसी मजाक हुआ। बाय द वे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे का टॉपिक था एनसो के रिगार्डिंग, यानी एल नीनो सादर्न ऑसिलेशन, ठीक है। एल नीनो सादर्न ऑसिलेशन ये लगभग 11 नंबर का टॉपिक आप लिख सकते हो। तो एनसो, हाँ, तो ऐसे ही आप नोटबुक में अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो ऐसे टॉपिक को लिखो और पढ़ो, क्योंकि PYQ सॉल्व करने से या फिर रटने से काम नहीं बनेगा। PYQ में कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, कौन, मतलब वही है ना, अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मतलब वो जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं
बाकी जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, वो फैक्ट्स है, वो तो आपको कलेक्ट करना ही पड़ेगा। वो टाइम टू टाइम आपको मिलता जाएगा, एक बार में नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर किसी एक सोर्स में हर फैक्ट्स नहीं दिया रहता, मैं जो देख रहा हूँ, है ना। तो वो अलग बात है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे करके आप टॉपिक बाय टॉपिक भी क्लियर कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि मैं बुक पढ़ के कर लूँगा तो अच्छी बात है, तो कर सकते हो, बट मेरे को वो बुक वाली स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आजकल तो बुक मतलब हर कोई पढ़ता भी नहीं है, और बुक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास तो बुक है ही नहीं, पर है ना। तो वो सबसे बड़ी बात है। मैं ग्रेजुएशन के दौरान सिर्फ एक ही बुक खरीदा था, खुल्लर का फिजिकल ज्योग्राफी वाला, बाकी कुछ भी नहीं बुक खरीदा था। हाँ, मैंने बुक पढ़ा था, वो लाइब्रेरी से पढ़ा था, तो अभी तो नहीं मिलने वाला लाइब्रेरी से। चलिए, तो एनसो के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एनसो इज अ पीरियोडिक फ्लैक्चुएशन ऑफ 3 to 7 ईयर भी बोला जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा 2 to 7 ईयर, तो डेफिनेटली मैक्सिमम जो है 7 ईयर तक एनसो जो है होता है, या फिर 3 to 7 ईयर होता है। ओके, नाउ यहाँ पर क्या होता है कि द सरफेस वाटर ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक वार्म और कूल बाय 1 to 3 डिग्री सेल्सियस कंपेयर्ड टू नॉर्मल एल नीनो साधारण सिचुएशन। तो यहाँ पर सरफेस वाटर जो है वो पैसिफिक वाटर का 1 to 3 डिग्री इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से। बट आई थिंक ये 10 डिग्री पढ़ा था मैंने कहीं, तो इसको बारे में एक बार देखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन यही इसी के रिलेटेड था कि जब एल नीनो आता है तो पैसिफिक में जो हम बोलते हैं ना, पढ़ते हैं कि यार टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, वो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट आंसर को तो मुझे नहीं मिला, बट मैंने रिसेंटली कुछ सर्च किया था, तो वहाँ पर था कि यार लगभग 10 डिग्री बढ़ जाता है। बट यहाँ पर तो मैंने नोट किया 1 to 3 डिग्री, मतलब फिर से देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब देखो, एल नीना एंड ला नीना आर दी एक्सट्रीम फेजेज ऑफ दी एनसो साइकिल। अच्छा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनसो साइकिल में एल नीना ला नीना जो है वो 2 एक्सट्रीम फेजेज है। तो हो सकता है कि एनसो मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट है तो ये एल नीनो एंड ला नीना, बट एनसो इज द होल प्रोसीड्यूर। तो ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो 1 to 3 डिग्री हो भी सकता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ बिटवीन दिस 2 फेजेज इज अ थर्ड फेज कॉल्ड एनसो न्यूट्रल। और ये दो बीच मतलब, हाँ तो सही लिखा है शायद। तो यहाँ पर एल नीनो में टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाता है, और ला नीना में मान लो जो भी है नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाता है, और इसके बीच का जो कंडीशन है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं या फिर एनसो बोलते हैं, एल नीनो सादर्न ऑसिलेशन न्यूट्रल, एनसो न्यूट्रल। ओके, नाउ एल नीनो एंड ला नीना एपिसोड्स टिपिकली लास्ट 9 to 10 मंथ्स। अगर एल नीना या फिर ला नीना हो गया तो उसको कितना दिन तक ये रह सकता है, 9 to 12 मंथ्स जो है वो फेनोमेना एग्जिस्ट करता है या फिर एक्सटेंड करता है 9 to 12 मंथ्स। ठीक है, वो फेनोमेना चलते रहते हैं। अब ओशियनिक नीनो इंडेक्स देखो, एक नया टर्म मिला, ओशियनिक नीनो इंडेक्स। ये क्या होता है कि मेजर ऑफ द डिपर्चर फ्रॉम नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर। जो नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर होता है वहाँ से जो ये एल नीनो होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ला नीना होता है तो टेम्परेचर घट जाता है। इसको मेजर जो करते हैं उसको हम ओशियनिक नीनो इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द मेजर ऑफ द डिपार्चर, इट इज ए मेजर ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर, इट इज द मेजर ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर, दैट इज oceanic Nino index. Now due to warm trade winds the sea surface is normally about 0.5 meters higher and 4 to 5 degree warmer in Indonesia than equator। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर मैंने एक टेबल भी बना के रखा है, बट वो शायद इन्फॉर्मेशन मिला नहीं कि जब कंडीशन एल नीनो होता है तब टेम्परेचर क्या होती है, ला नीना के टाइम टेम्परेचर क्या होता है, और जब न्यूट्रल रहता है तब टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, हमने तो पढ़ा 1 to 3 डिग्री इंक्रीज होता है, बट एक्चुअली क्या होता है टेम्परेचर ऑन एन एवरेज, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, तो वो आप चाहे तो फर्दर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कि कंडीशन एल नीनो ला नीना एंड न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे एक टेबल बनाओ, यहाँ पर लिखो कंडीशन और इधर लिखोगे टेम्परेचर। तो ला नीना, एल नीना और क्या एनसो या फिर न्यूट्रल। तो इस फेज में टेम्परेचर कितना होता है एग्जैक्ट वो लिखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है। ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर और एक चीज़ हमने पढ़ा लास्ट वाला जो है ड्यू टू वार्म ट्रेड विंड्स द सी सरफेस इज नॉर्मली अबाउट 0.5 मीटर्स हायर। मतलब यहाँ पर ट्रेड विंड्स आता है तो मिलते हैं ना, ऐसे करके जो है एक जो इंटरटॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन जो होता है तो वहाँ पर मिलता है
डोलड्रम बोला जाता है। तो बाय द वे, तो इस ट्रेड विंड के कारण जो होता है, ट्रेड विंड जहाँ होता है ये, ठीक, तो यहाँ पर रहता है, बहता है, यहाँ पर सी सरफेस थोड़ा हायर होता है क्योंकि यहाँ पर एक कन्वर्जेंस हो रहा है, तो 0.5 मीटर जो है इसका वाटर लेवल बढ़ जाता है। एंड यहाँ का जो इंडोनेशिया पार्ट का जो टेम्परेचर रहेगा वो 0.4 to 5 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्मर इन इंडोनेशिया दैन इक्वेडर। तो इक्वेडर का न्यूट्रल फेज में इक्वेडर का जो टेम्परेचर होगा उससे इंडोनेशिया का टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री ज़्यादा होगा। और एक बात यहाँ पर पड़ा कि ये जो हाइट का इंक्रीज हो रहा है, ये नॉट जस्ट कन्वर्जेंस बट एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज हाई, ठीक है, दैट्स वाई द हाइट इंक्रीजेज एंड दैट इज अबाउट 0.5 मीटर, ठीक है, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज 3 to 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इक्वेडर एंड इंडोनेशिया, मतलब इन इंडोनेशिया टेम्परेचर विल बी 3 to 4 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर दैन द इक्वेडर। तो ये हमने एनसो इवेंट के बारे में पढ़ा, एल नीनो, ला नीनो, न्यूट्रल फेज, ये सारे चीज़ आपको जानना होगा इस टॉपिक के अंदर। अब देखो और एक नया कॉन्सेप्ट था, वो है डिस्पैन एक्सपेरिमेंट। तो ये लगभग 12 वाला टॉपिक है, डिस्पैन एक्सपेरिमेंट। डिस्पैन एक्सपेरिमेंट, ओके। तो ये क्या होता है, रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉसबी वेव्स। तो हमने रॉसबी वेव्स तो सुना था, बट ये डिस्पैन एक्सपेरिमेंट क्या है नहीं सुना था, बट आपको मैं समझा देता हूँ। मतलब डिस्पैन मतलब एक होती है ना, एक हीटर, मतलब यहाँ पर हीटर जल रहा है, यहाँ पर एक पैन रखे, वही डिस्पैन वाला फिनोमेना यहाँ पर देखो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इट इज़ रिलेटेड टू रॉसबी वेव्स। एंड रॉसबी वेव का कब आइडेंटिफाई किया था, फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था 1939 में। वही जो क्या था, उसका नाम रॉसबी ही कुछ था, ओके। नाउ दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द एटमोसफियर एंड ओशियंस ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये जो डिस्पैन एक्सपेरिमेंट है हम कहाँ देख सकते हैं, एटमोसफियर में भी, ओशियंस में भी, इन अर्थ एज वेल एज इन अदर प्लैनेट्स। ओशनिक रॉसबी वेव्स कैन बी सो लार्ज दैट दे कैन चेंज अर्थ क्लाइमेट कंडीशंस। तो ओशनिक रॉसबी वेव्स जो होगा ये अर्थ क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं, ये आपको एक फैक्ट मिला। दे कंट्रीब्यूट टू कोस्टल फ्लडिंग एंड हाई टाइड्स इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो रॉसबी वेव्स है ये कहीं जगह फ्लड भी कर देता है, और जो हाई टाइड है उसको भी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्पैन एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका एक मॉडल है ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ ए फ्लूइड इन अ फ्लैट रोटेटिंग पैन। तो एक फ्लैट रोटेटिंग पैन होता है, इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट मॉडल है कैरिड आउट बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ ए फ्लूइड, मतलब फ्लूइड यहाँ पर रहेगा कुछ, और इस जो ही होता है ना, जब देखो एक पैन के अंदर जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, मिडिल में तो ऑयल तो बॉयल होता है, और ये फिर वापस जाके यहाँ पर सिंक हो जाता है। तो वही फेनोमेना यहाँ पर बोला जा रहा है, जब ओशन में ये होगा या फिर जहाँ भी होगा, इसको रॉसबी वेव्स का नाम दिया गया है, या फिर डिस्पैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको बोलता है डिस्पैन एक्सपेरिमेंट। तो ये रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉसबी वेव्स। तो ये जो फॉर्मेशन, ये जो वेव फॉर्म करता है, इसको रॉसबी वेव्स बोला जाता है, क्योंकि जिन्होंने स्टडी किया था फर्स्ट वो रॉसबी था, 1939 में स्टडी किया गया था। तो रॉसबी वेव्स के साथ ये रिलेटेड है डिस्पैन एक्सपेरिमेंट। तो कुछ ऐसे ऑप्शन था कि डिस्पैन एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच वेव्स, बहुत सारा ऑप्शन था, तो वहाँ पर रॉसबी वेव्स था, तो आंसर था रॉसबी वेव्स बना, ठीक है। तो आई होप आपको टर्म सुनने को मिला होगा। अब आप बाकी फार्दर आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ये तो आज हम इसी पे यहीं तक रखेंगे। हम वीडियो को लगभग नियर बाई 1 आवर से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, बट आज इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप लिसनिंग एंड कीप रिवाइजिंग, ठीक है। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप एक्टिव रिकॉलिंग ऐसे ही कर सकते हो। आप थोड़ा क्या होता है कि PYQs आप पहले बार सॉल्व कर लो, फिर ठीक है, तो आपको भी कुछ इंसाइट मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहे तो इस वीडियो को भी मदद ले सकते हो, और ऐसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके क्या होगा कि आपका अंदर हो सकता है कि जो है ज़्यादा चीज़ें याद रख पाओ आप, ठीक है, एक डिस्कशन के माध्यम से।
ठीक है, आपका अगर कोई भी क्वारीज है, कोई भी फीडबैक है, तो आई विश कि आप कमेंट कीजिए ताकि मेरे को पता चले। थैंक यू फ्रेंड्स।